हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा आप देख सकते हो, आज हम करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल 2023 में फिजिक्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपके लिए यूट्यूब पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स करंट अफेयर्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आपको परेशान होने की नीड नहीं है। सचिन सर की एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें आपको सारे रेलेवेंट करंट अफेयर्स जो है वो मिल जाएंगे। इसी के साथ क्रैश कोर्सेज का, जीके के क्रैश कोर्सेज, मैथ्स का क्रैश कोर्सेज, आपको सारे प्लेलिस्ट हैं जिस पे आप जाकर आप सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ ऑफिसर बैच है जिसमें हमारे एप्लीकेशन पर मिलने वाले सभी बैचेस, सभी सब्जेक्ट्स का आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा ऑफिसर बैच में, और आपको सारे सब्जेक्ट्स की आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये है कि आपके सारे आप प्रिपेयर कर चुके हो, आपको सिर्फ जीएस का बैच चाहिए, तो वो भी हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप आज ही आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और साथ में आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। Whose research was fundamental in establishing the modern discipline known as surface tension? इनमें से किसके शोध ने पृष्ठ तनाव के रूप में जाने जाने वाली, यानी पृष्ठ तनाव के रूप में जाने वाली वर्तमान अवधारणा की नींव रखी? यानी किसने सरफेस टेंशन का कंसेप्ट की खोज की, किसने सबसे पहले वो कंसेप्ट के बारे में पढ़ाई करनी शुरू की? तो वो थे आपके अग्नेस पोकिलिस। अग्नेस पोकिलिस जो थे उन्होंने सरफेस टेंशन के बारे में सबसे पहले उसका कंसेप्ट की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 1995 विद whom डिड एरिक कॉर्नेल एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस फर्स्ट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट? जो आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले एरिक कॉर्नेल ने 1995 में किसके साथ इसकी, आप कह सकते हो, सबसे पहले ये प्रोड्यूस की? तो वो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका एरिक कॉर्नेल के साथ इसकी खोज की थी, इसको बनाने में मदद की थी, वो थे आपके कार्ल वीमेन। तो कार्ल वीमेन ने और कॉर्नेल ने एक साथ मिलकर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बनाया था। विच पायनियर साइंटिस्ट used radio waves to transmit signals over distances of several kilometers in 1890? इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने वाले रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था? अगर आपने ये पढ़ा होगा, ये वीडियो में है, ये इसकी एक अलग वीडियो हमने बनाई थी इन्वेंशन वाली। रेडियो वेव्स को सबसे पहले किसने यूज किया था? मार्कोनी ने। तो ग्यूगिलेमो मार्कोनी जो है इसके करेक्ट जो है वो उन्होंने सबसे पहले यूज की थी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। Whose law states that total energy per unit mass of the flowing fluid at any point in the subsurface is the sum of kinetic potential and fluid pressure energy and is equal to a constant value? इन्होंने बोला, इनमें से किसके नियम में ये कहा गया है कि उपसतह, उपसतह का मतलब ये ऊपर सतह है जहां पे मान लो कोई लिक्विड है, कोई तरल पदार्थ है, उसके नीचे कोई भी सतह पर किसी भी बिंदु पर अगर आप टोटल ऊर्जा देख रहे हो, टोटल एनर्जी देख रहे हो, तो वहां पे वो किस किस का सम होगा? काइनेटिक, उसकी ये गतिज ऊर्जा का, पोटेंशियल, उसकी स्थितिज ऊर्जा का, और जो फ्लूइड प्रेशर होगा, जो द्रव दाब होगा, उसकी ऊर्जा का योग होता है। और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक नियतांक आएगा। तो जो इसके करेक्ट आंसर है वो है डेनियल बर्नौली। और ये जो आपकी थ्योरम भी है इसको हम बोलते हैं बर्नौली थ्योरम। ये आपको फिजिक्स की क्लास में कराई भी हुई है, आपको ये पता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट सरफेस टेंशन? इनमें से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहला जो है वो है आपका, सरफेस टेंशन इज टिपिकली मेजर्ड इन डाइन्स पर सेंटीमीटर। जो पृष्ठीय तनाव है उसे डाइन पर सेंटीमीटर में मापा जाता है, बिल्कुल ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। शेप ऑफ वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। जल की बूंद का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है, ये बिल्कुल ठीक है। द कोहेसिव फोर्सेज बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना नोन एज सरफेस टेंशन। तरल अणुओं के बीच ससंजक बल, जो कोहेसिव फोर्सेज होती हैं, एक जैसे अणुओं के बीच लगने वाली जो बल होता है उसको कोहेसिव फोर्सेज बोलते हैं। वो भी सरफेस टेंशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सरफेस टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्सेज है वो कोहेसिव फोर्सेज हैं, यानी ससंजक बल जो है वो जिम्मेदार है इसके लिए। एट रूम टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज लेस देन इथाइल अल्कोहल, ये बिल्कुल गलत है।
कमरे के तापमान पर इथाइल अल्कोहल, ये जो अल्कोहल होता है, उसकी सरफेस टेंशन कम होती है आपकी पानी की सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज in 1901 for recognition of the extraordinary services rendered by the discovery of laws of chemical dynamics and osmotic pressure in solutions। 1901 में विलियनो में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज, ये लॉ था, लॉ ऑफ केमिकल डायनामिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशंस। तो इस लॉ के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला है? 1901 में, 1901 में। तो जो आपके साइंटिस्ट हैं वो हैं जैकोबस हेनरिक्स वेंटीहोफ। जैकोबस हेनरिकस वेंटीहोफ ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को सबसे पहले बताया था। फॉर विच डिस्कवरी डिड विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकले, जॉन बार्डिन, वॉल्टर हाउजर ब्रेटन जॉइंटली रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1956? इनमें से किस चीज की डिस्कवरी के लिए इन तीनों साइंटिस्ट को, ब्रैडफोर्ड शॉकले, जॉन बार्डिन और वॉल्टर हाउजर ब्रेटन को नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स का, भौतिक का? तो इन्होंने किया था ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज 1956 में, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। प्रॉपर रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर, सिस्मोग्राफ किसमें? ये तो बहुत आसान है, इसका उपयोग किस लिए नापने के काम आता है? भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या है? जिसको आर्द्रता बोलते हैं बेसिकली। इसका मतलब क्या है कि पानी में नमी कितनी, हवा में नमी कितनी है, हवा में पानी का जो वाटर वेपर है वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसका होगा व्हेन वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर। ये बिल्कुल ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कूलिंग मीडियम फॉर द लार्ज हेड्रोन कोलाइडर एंड द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स इन एमआरआई स्कैनर्स एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर्स? यानी जो एमआरआई स्कैनर्स होते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिनमें आप मैग्नेट का इस्तेमाल करते हो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को स्कैन करने के लिए, उनकी इमेजेस निकालने के लिए, तो उसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हो कूलिंग मीडियम के तौर पर? उसमें जो गैस इस्तेमाल होती है वो होती है हीलियम, और हीलियम का हम इस्तेमाल करते हैं कूलिंग मीडियम, यानी कि आप कह सकते हो शीतलन माध्यम के तौर पर। Which scientist thought of the concept of steady state of universe? ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की जो संकल्पना है वो कौन से साइंटिस्ट ने की थी? वो की थी फ्रेड हॉयल ने। तो रटने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड बाय हिज फेमस इक्वेशन गिवन एज। जो फिशर की मात्रा का सिद्धांत है वो उन्होंने एक समीकरण के माध्यम से दिया है, और वो समीकरण क्या है? तो ये था mv बराबर pt। mv बराबर pt ये था आपका, जो कि है आपका ऑप्शन सी। What are the main energy sources for Earth's internal heat engine? पृथ्वी की जो आंतरिक ऊर्जा है और आंतरिक ऊष्मा है, उसके लिए मेन क्या स्रोत हैं? तो आपको मैं बता दूं असल में है क्या। एक तो जब पृथ्वी बनी होगी तो जो प्रारंभिक ऊर्जा उसके पास है वो है, साथ में जो रेडियोधर्मी, जो आपके जो रेडियोधर्मी पदार्थ है या रेडियोजनित जो आपके पदार्थ हैं, उनसे जो ऊष्मा निकलती है वो भी उसका एक कारण है। तो आपके जो आंसर है वो है रेडियोजेनिक हीट और प्राइमोर्डियल हीट, यानी जो प्रारंभिक आपकी जो ऊष्मा है वो। तो ये दोनों कारण है जो अर्थ की इंटरनल हीट, आंतरिक ऊष्मा, जो ऊष्मा है उसके मुख्य स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी? इनमें से प्रतिरोधकता जो है सबसे ज्यादा किसमें होती है? ना आपको ये आपने अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बताया हुआ है, क्रोमियम, आयरन, सिल्वर और नाइक्रोम में नाइक्रोम एलॉय है, ये मिश्र धातु है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटलॉइड्स? इनमें से उपधातु कौन से हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें आप कई सारे मेटल्स मिलाते हो, या मेटल्स के साथ आप जिनमें आप कुछ नहीं मिलाते। ये मेटलॉइड्स वो होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु दोनों की गुण आपको दिखाते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो वो पूछ रहे हैं आपके इनमें से कौन कौन से हैं। देखो आपको याद भी होने चाहिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, ये सबसे फेमस है, ये तीन हमेशा याद रखना, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो अब अच्छा एल्यूमिनियम तो मेटल है, ये तो होगा ही नहीं। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये नहीं होगा। मरकरी एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, ये नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी, बोरोन, सिलिकॉन एंड एंटीमनी जो है ये मेटलॉइड्स हैं।
ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्स एंड फॉल्स डाउन ऑफ ओशन वाटर इन अ डे। लैंग्वेज चेंज कर दी, बस आपसे ये पूछा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, उनकी वजह से दिन में 2 बार पानी, कितनी बार पानी एक बार ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है, तो टोटल कितनी बार ऐसा होता है? 2 बार होता है, जिसको ज्वर भाटा बोलते हैं। उच्च ज्वर और निम्न ज्वर, टाइड्स, हाई टाइड और लो टाइड कितनी बार होती है दिन में? 2 बार, एक बार हाई टाइड और एक बार लो टाइड। कोई एक एप्लीकेशन, एक अनुप्रयोग बताओ जिसमें सोलर सेल का इस्तेमाल नहीं होता। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में होता है ऑब्वियसली, जो सैटेलाइट चलती हैं, जो आप उपग्रह भेजते हो अंतरिक्ष में, वो सोलर एनर्जी से चलते हैं डेफिनेटली। लिफ्ट सिस्टम, लिफ्ट में आप कहीं से भी सोलर सेल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेस प्रोब्स, अंतरिक्ष में तो जहां भी अंतरिक्ष का काम आएगा वहां पे सोलर सेल्स यूज होंगे ही होंगे, रेडियो में भी यूज होते हैं। A non SI यूनिट कॉल्ड निट, एक गैर SI इकाई है जिसे निट बोलते हैं। इनमें से कौन सी फोटोमेट्रिक क्वांटिटी है जिससे आप लाइट इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता को आप नाप सकते हो? तो वो क्या है? वो है आपका ज्योतिमर्यता यानी ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस की इकाई होती है निट। द फेमस फिजिसिस्ट विक्टर फ्रांस हेस इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ, ये बहुत फेमस फिजिसिस्ट हैं, एक भौतिक विज्ञानी है जिनका नाम है विक्टर फ्रांस हेस। तो वो उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की है या वो किस चीज के लिए काफी फेमस हुए हैं? तो उन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन, ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज की थी, जिसकी वजह से ये काफी फेमस हुए हैं। When did Henry Cavendish report the measurement of gravitational constant with the mass and density of the earth? आपको मैं बता दूं, ये जो G की वैल्यू है, कैपिटल G की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो बोल रहे हैं हेनरी कैवेंडिश ने कब दी थी। ये मेजरमेंट जो करके दिया था, ये कब दिया था? तो ये दिया था जून 1798 में। जून 1798 में उन्होंने जी की वैल्यू कैलकुलेट करके दी थी। चलिए फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। आपको इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको 2 चीजें दे रखी है, एजर्शन और रीजन। एक कथन है और एक उसका कारण है। सबसे पहला, An object slips less on a rough surface than a smooth surface। जो एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदुरी सतह पर आराम से फिसलता है, कम फिसलता है। बिल्कुल ठीक है। रीजन, When surface is rough, frictional force increases। जब सतह खुरदुरी होती है तो क्या होता है? घर्षण बल बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है, अगर रफ होगी तो घर्षण बल बढ़ेगा। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ए और आर, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, दोनों ट्रू है, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाए। Which of the following is highly effective for making a permanent magnet? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? स्टील। अगर आपको याद हो, मैंने चैप्टर में भी समझा रखा है कि मैग्नेट बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर, जो आपका नर्म लोहा होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट बनती है, लेकिन अगर स्टील यूज करोगे वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। What is an instrument that sends pulses of electromagnetic energy into atmosphere to detect rainfall, determine its speed, intensity, precipitation type such as snow, rain और hail? देखो वो कौन सा उपकरण है जो क्या करता है, जो वायुमंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा भेजता है। और फिर क्या पता लगेगा कि अगर बारिश है, बर्फ गिर रही है, या फिर जो भी ओले पड़ रहे हैं, यानी किस तरीके की वर्षा हो रही है, और उसकी गति क्या है, उसकी तीव्रता क्या है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं डॉपलर वेदर रडार। डॉपलर मौसम का जो रडार है वो इस तकनीक का इस्तेमाल करता है। चलिए इसमें आपको ऐसा यूनिट बतानी है। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा की आप सबको पता है एम्पियर होती है, कई बार मैं बता चुकी हूं। वोल्टेज, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर बोलते हैं, उसकी होती है आपकी वोल्ट। तो सेकंड का हो गया डी। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जिसको धारिता बोलते हैं, उसका आपका जो आंसर हो गया वो हो गया फैरेड। तो सी डी बी अगर आप देखोगे ये ऑप्शन ए में है। मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र होती है उसकी टेस्ला होती है। When did Carl Friedrich Gauss and Wilhelm Edward Weber invent the world's first electromagnetic telegraph?
कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने दुनिया का सबसे पहला विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार कब किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ का जो इन्वेंशन किया था वो कब किया था? वो किया था 1833 में, 1833। As per physicists and their major contributions, which of the following pair is incorrect? चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला है विक्टर फ्रांसिस हेस। इन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन का डिस्कवर किया। ये बिल्कुल सही है। ये तो अभी आपने इससे पहले क्वेश्चंस में भी किया, ये बिल्कुल ठीक है। देखो बहुत फेमस जो आपने अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं किया पर पता होना चाहिए, ब्रोगली ने वेवलेंथ या वेव नेचर पदार्थ की तरंग प्रकृति की खोज की थी। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। जॉन बार्डी ने थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता का सिद्धांत किया, ये बिल्कुल ठीक है। पॉल डायरेक, ये बिल्कुल गलत है, इन्होंने लिक्विड हीलियम की खोज नहीं की। Why can you not see objects in a dim lit room when you come from a brightly lit room? अगर आप एक बहुत तेज रोशनी वाले कमरे से कम रोशनी वाले कमरे में आते हैं, आप एकदम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि जब आप तेज रोशनी वाले कमरे में हो, आपके प्यूपिल का साइज छोटा है। बाहर ज्यादा रोशनी है तो साइज छोटा है ताकि कम रोशनी जाए। अब प्यूपिल का साइज छोटा है, आंख में जो हल्का सा छिद्र होता है उसका ऑटोमेटिकली साइज छोटा है। अब आप ऐसे कमरे में चले गए जहाँ लाइट नहीं है तो और कम लाइट जाएगी, आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? इन्होंने आपसे बहुत क्लियरली पूछा है। देखो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को छोटा कर देता है ब्राइट रूम में। ये रहा आइरिस ने ये परितारिका ने सिकुड़कर पुतली को छोटा बना दिया ताकि आंख में कम प्रकाश प्रवेश करे जब आप ब्राइट रूम में होते हो। The given equation provides the property of the motion of an object traversing a circular path। ये जो नीचे लिखा हुआ है AC equals V square upon R, ये क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो सर्कुलर मोशन में एक वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो उसकी गति कितनी होगी वो ये बताता है। तो वो पूछ रहे हैं V का मतलब क्या है, इसके अंदर V क्या होता है? तो V तो आपको पता है किसका सिंबल है? स्पीड का, गति का, चाल का, वेलोसिटी का। Which physical quantity is defined as intensity of field which produces 1 Newton of force per ampere? यानी फोर्स अपॉन करंट, वो बोल रहे हैं पर मीटर ऑफ ए कंडक्टर। वो कौन सी भौतिक इकाई है जो क्या कर रही है? वो ये बता रही है कि 1 न्यूटन की फोर्स लगेगी 1 एम्पियर करंट पे। देखो करंट पे फोर्स लग रही है और आपको मैंने चैप्टर में भी समझा रखा है कि अगर कोई तार है उसमें करंट बह रहा है, उस पे फोर्स लग रहा है, बल लग रही है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हो। तो चुंबक से रिलेटेड इसका आंसर होगा। और अगर आपको सभी यूनिट्स के बारे में पता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, बाकी सब मैग्नेट से रिलेटेड नहीं है। आइडेंटिफाई द सील्ड ग्लास वैक्यूम tube containing an electron beam that is focused on a phosphor created glass screen when light is emitted। यानी इसमें से प्रकाश उत्सर्जित होने पर फॉस्फोर लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम। आपको पता है इलेक्ट्रॉन बीम कहां पढ़ी थी आपने? जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है कैथोड ट्यूब में। तो कैथोड रे ट्यूब जो है वो ये वाली ट्यूब हो गई। ये मैंने आपको प्रॉपर समझा रखा है क्लास में। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने बोला Who coined the term zeroth law of thermodynamics? इनमें से किस साइंटिस्ट ने उष्मागतिकी का शून्यवा नियम ये वाला शब्द दिया था, जो ये बताता है कि जो दो बॉडीज हैं जो इक्विलिब्रियम में है तीसरी बॉडी के साथ, अगर A है ये बिल्कुल बराबर समझ लो B के है, इसी के साथ अगर मैं बोल रही हूं C है वो भी बराबर है B के, तो इन्होंने कहा था A बराबर होगा C के। तो ये इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम, जीरोथ लॉ। तो ये किसने दिया था? ये दिया था रॉल्फ एच फॉलर ने। तो रॉल्फ एच फॉलर जो है ये इन्वेंटर हैं किसके? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। कब दिया था? 1931 में दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से याद रखिएगा। तो गाइज ये थे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के थे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इसी के साथ जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि एप्लीकेशन पे इंडिविजुअल बैचेस हैं, जैसे मैथ्स का है, जीएस का है, ये इंग्लिश का है और आपका रीजनिंग का है। आपका कंबाइंड कोर्स भी है जिसको हम
आप कह सकते हो कि ऑफिसर बैच में हमने डाल दिया है, तो आप आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।